बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज तारीख है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल की काफ़ी अहमियत थी। अहमियत क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़िश्ता हुक्म था पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से जो फैसला दिया गया था, उसमें दो तारीखों की बहुत अहमियत थी। एक 10 अप्रैल और दूसरी 17 अप्रैल। 10 अप्रैल को वजारत ख़जाना से कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन के फंड्स फराम करने की, और 17 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की। और 17 अप्रैल को ये इतलात भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें हसास इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद ने 3 रुकनी जो बेंच है उनसे मुलाकात की। अटारनी जनरल की मौजूदगी में, सेक्रेटरी डिफेंस की मौजूदगी में उन्हें सिक्योरिटी सिचुएशन पर ब्रीफ किया, और ये 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही। अब इस सारी सूरत हाल में, इस केस में 18 अप्रैल गुजर चुकी, 10 अप्रैल गुजर चुकी, 2 डेडलाइंस गुजर गई। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराम नहीं किए। इस सारे मौजू पर हम बात करेंगे, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो मेहमान, उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हैदर वहीद साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर जो है तज्जिया निगार हैं और माहिर कानून भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अगर आप दोनों सियासी लोगों की इजाज़त दो तो कानूनी माहिर से करें। जी ज़रूर। हैदर साहब, क्या देख रहे हैं? 18 अप्रैल गुजर गई, अब व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, अब उसूली तौर पे तो जाहिर है कि जब अमल दरामद के हवाले से अहकामात ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं, स्टेट बैंक और एटलीस्ट फंडिंग के हवाले से तो अहकामात जारी हो चुके हैं, तो उसके हवाले से और आई थिंक कि कल की रिपोर्ट्स देखने के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी अब समाज जो है वो मेरे ख्याल से उसको उसकी डेट आएगी। हो सकता है कि वो डेट कल या परसों की ही हो सकता है ईद के फौरन बाद की हो, ये पता चलेगा। सही। और मेरे ख्याल से जाहिर है कि वो ये पता करेंगे कि उनके अहकामात के बावजूद ये फंड्स अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुए हैं। आगे से हुकूमत का ये कहना कि पार्लियामान अब मुस्तरद कर चुकी है इस प्रपोजल को, तो उस पर आगे प्रॉबेबली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहना है कि अब एक दफ़ा जब हम हुक्म दे चुके हों तो उस हुक्म की अपील में या उसको किसी तरह मुस्तरद करने के हवाले से कोई आईनी जवाब पैदा नहीं होता। खासकर पार्लियामान जो है वो तो एक कम्प्लीटली सेपरेट ब्रांच और पिलर ऑफ स्टेट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अपील में या उसको किसी भी तरह से मुस्तरद करने के हवाले से मजाज नहीं है। तो लिहाजा वो हो सकता है कि इसको नज़रअंदाज करते हुए, और जो अभी तक तर्ज अमल नज़र आया है वो कुछ इस तरह से है कि वो अपने हुक्म की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और कंटेंट ऑफ कोर्ट और इस तरह पनिश करने के हवाले से नज़र नहीं आ रहा कि ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जहां पनिशमेंट देनी पड़ी इंश्योर कराने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वहां प्रॉब्ली वो ये करेंगे। लेकिन आई थिंक पहले तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट रिलीज का ऑर्डर करें और बोलें कि कतई नज़र इस बात से जो है कि आपके मुताबिक ये कहीं ना कहीं वो होना चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए थी पहले पार्लियामान की, इससे पहले कि स्टेट बैंक जो है वो मुख्तस करके रिलीज करने जाए, और वो क्योंकि नहीं हुआ तो उस हवाले से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को ओपाइन करे। सिक्योरिटी सिचुएशन में तो ऑप्शंस ओपन है। वैसे तो हर इदारे ने सुप्रीम कोर्ट की मावनत करनी है, उसका ये आईनी फर्ज है। अगर यहाँ पे देखा गया कि फौज जो है वो ओवर एक्सटेंडेड भी है, तो नेवी, एयरफोर्स, रिटायर्ड लोग, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी और दीगर महकमों से भी जो है मावनत हासिल की जा सकती है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को रिफ्यूज करने का आईनी तौर पे तो मजाज जो है वो फौज भी नहीं है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा, जो रवैया नजर भी आया है अभी तक सुप्रीम कोर्ट का, कि वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से प्रैक्टिकली आगे चलेंगे और कंटेम्प्ट में गैर जरूरी तौर पे नहीं जाएंगे। और अगर फौज ने माजूरी का इजहार किया है प्रोवाइड करने से सिक्योरिटी, तो ये भी मुमकिन है कि वो दूसरी आर्म फोर्सेस हैदर साहब, की तरफ देखें एक और एक ऑल्टरनेटिव। एक पॉइंट जो आपसे पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि इस सारी जो सूरत हाल आपने डिस्क्राइब की कि ये मुमकिनात हो सकती हैं, गवर्नमेंट ने जो तरीकाकार इख्तियार किया है, बिल को पार्लियामान, कायमा कमेटियों, तो कोई ऐसी तसादुम जैसी सूरत हाल आपको आगे लगती है? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि तसादम की तरफ ही बात को ले जाया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इंक्रीमेंटली जो अभी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और हम कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अब प्रेशर बढ़ाता जाएगा, तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, डिस्क्वालीफाई होने को तैयार हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। सही। देखिए, मिनिस्टर तो बड़े आराम से डिस्क्वालीफाई खुशी खुशी हो जाएंगे, वो तो सही। उनके तो मफादात फ्यूचर पार्टी के साथ लगाओ के लिए, राना सना है, कोई और है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगर पार्टी की सदारत ठीक है। कर जाते हैं हैदर तो उनकी साहब, आगे की सियासत हैदर साहब पेटों में क्या। सिर्फ एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, जरा पॉलिटिकल लोगों को भी इसमें ऐड करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, हैदर वहीद साहब के बकौल के आपके पास जो है ना वो बड़े मिनिमम ऑप्शंस हैं, आपका जो पार्लिमान वाला मामला है वो भी काम नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम इन मामलात को जो डिस्कस कर रहे हैं और ये मामलात काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, इसके मेरे नज़दीक तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम लोग कानूनी तौर के ऊपर वाकई हम किसी बहरान का शिकार हैं, अगर हैं तो फिर तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है, इंक्लूडिंग पार्लिमान, इंक्लूडिंग अदलिया के बहरान से तो बहरहाल बाहर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहरान खुद साख्ता है, कहीं से घड़ा गया है, बहरान पैदा किया गया है किसी को नवाजने के लिए, किसी को फेवर देने के लिए, तो फिर उसके और मकासद हैं, फिर उसको हैंडल करने का तरीका और होना चाहिए। सही। ये जो बहरान है यहाँ पर यहाँ से अगर शुरू कर लें, जो सो मोटो लिया मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने, ठीक है, लेकिन उससे पहले मामला लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में मौजूद था। एक फैसला भी आया, जजमेंट भी आई, और उस जजमेंट के अगेंस्ट भी अभी बेंच का भी एक ट्रायल रहता था। तो इतनी अजलत में मतलब सो मोटो तो वो होता है कि जिस पर कोई मतलब जो उसका फॉर्म था उस फॉर्म पे काम चल रहा था। आई एग्री, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, हैदर वहीद साहब ने जो कानूनी नुक्तों के साथ बात की, आपने भी सुनी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी कि तौहीन अदालत को बहुत आखिरी स्टेजेस पे ले जाके अगर करनी पड़ी तो करे, अदरवाइज वो चाहेगी कि कंप्लाइंस ऑर्डर की और गवर्नमेंट उसे करे। आपका जो पार्लिमान वाला मामला है कि जी पार्लिमान ने मुस्तरद कर दिया इसलिए हम नहीं दे सकते, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप लोगों के पास क्या हिकमत अमली है, या आप लोग 97 रिपीट करने की या पार्लिमान की नाअहली की पूरी की तैयारी किए बैठे हैं? नहीं, देखें, ये तो आप यूं कह रहे हैं कि जिस तरह से एक बंदे ने कोई मतलब है घर के लोगों को यरगमाल बनाया हो गन पॉइंट पर, सही, और वो आप कह रहे हो कि वो मतलब है कि आप ये सारा नकदी जेवर दे दे, हवाले कर दे, वरना वो आपको जो है ना वो गोली मार देगा। सही। अब उधर एक टीवी एंकर मौके पे आ जाए और ये पूछ रहा हूँ, मैं एक वैसे अदरा मजा बात जरा जल्दी प्रिसाइज कि वो करे कि जी ये देखें ये गोली चलाता है कि नहीं चलाता, ये उससे गन छीन पाते, गन छीनते हैं। देखिए, पार्लिमान एक मजबूत इदारा है। सबसे पहले तो बात ये है, गैर जमहूरी होछात कंडा, चाहे वो बासियत मेंबर पार्लियामेंट मैं अपनाऊं या कोई भी मेरी लीडरशिप अपनाए या अदलिया के जज अपनाए, सही, सबसे बेहतरीन जज अवाम हैं जो सबको देख रहे हैं। ठीक है। देखें, इस वक्त जो हमारे अदलिया है वो ऑलरेडी उनमें से 4 लोग फैसला दे चुके हैं इस इशू पर कि ये इधर टेकअप करना ही नहीं बनता, इनकी ये एप्लीकेशन इधर इंटरटेन हो ही नहीं सकती। उसके बाद जो जज साहब बदद हुए हैं, और फिर पार्लिमान में एक वो लेजिस्लेशन, पार्लिमान का काम क्या हमारा लेजिस्लेशन करना, और वो लेजिस्लेशन जिसको कि हमारे वकला की भी ताईद हासिल है, उसको इन्होंने एडवांस में स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस की वजह से हम अनार्की की तरफ जा रहे हैं। हमें बासियत पाकिस्तानी सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन यही गुजारिश है कि आपके किसी गैर कानूनी ऑर्डर को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे इदारे का, हमारी गवर्नमेंट का कानूनी प्रोसीजर है, उसको सोपटाज करके हम आपको पैसे रिलीज नहीं कर सकते। हमारी दूसरा मौक़िफ़ भी इस पे सुन लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों ने जो 1 साल पहले से एक सिलसिला शुरू किया था, अब 1 साल बाद ये क्राइसिस हुकूमत बमुकाबला पीटीआई के बजाय हुकूमत ने टर्न कर दिया है पार्लिमान में, और आप लोगों ने टर्न कर दिया है एक तरह से अदलिया में। तो अब जो बातें अली गौहर साहब कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा सर 14 मई को? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमने बिल्कुल ये किसी तरफ मामला टिल्ट नहीं किया। बड़ी सिंपल सी बात, अभी अली गौहर बलोच साहब ने कहा जी अवाम बेहतरीन जज है। इस वक्त पाकिस्तान भर के तमाम चैनल्स पर, तमाम न्यूज़पेपर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये बहस बड़े सैर हासिल तरीके से जारी है। एक तरफ दलाइल है, लॉजिक्स है, कानूनी निकात है, दूसरी तरफ ताकत है, धौंस है, धांधली है, जबर है, मैं ना मानूं। अब हमें चाहिए कि इन दोनों आरा को हम अवाम की अदालत में ले जाएं, और अवाम की अदालत
इसे कहते हैं जहां बजरिया वोट, बजरिया पर्ची। मैं चूंकि सिंपल आदमी हूँ, टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, ठीक है, सादा लफ्ज कहता हूँ, सादा खुराक खाता हूँ, सादा लोगों के साथ रहता हूँ, ना बिल्कुल बड़े महलात की पॉलिटिक्स के करीब पहुंचा हूं, ना बड़े महलात की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। सही, आम आदमी ने मुझे मुंतखब करके भेजा। आम आदमी क्वेश्चन ये करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अबव द लॉ, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कौन सा हुक्म जारी किया है, आप हमें समझा दें। सही, मेरी रंज साहब आप रहनुमाई कर दे, वही हैदर वहीद साहब कर दे, मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब कर दे। सही, मैंने तो सुना था बलोच सच बोलते हैं, सही, लेकिन ये इक्तदार इतनी जालिम चीज है कि सही, ये बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े ठाकुर राजपूत, वो सब के सब इक्तदार की राहदारियों में आके मसलहतन चंद दिन के इक़्तिदार की तवालत के लिए ना सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की दोनों दोनों आला तरीन इदारों का, पार्लियामान का भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी मजाक उड़ा रहे हैं। सही, देखिए, पार्लियामान ने जो जो कानून साजी की, जो आइन बनाया, जो दस्तूर बनाया, जिस दस्तूर का झंडा उठाकर बहुत सारी जमातों ने सारी जिंदगी गरीब को बेचा, सही, गरीब की गुर्बत को बेचा, सही। गरीब की हुर्मत को बेचा। किस ग्राउंड पर कि जी हमने हमने 73 का आइन पास किया, नदीम साहब, हमने जी 18वीं तरमीम की, हमने सूबों को बाइख्तियार किया। एक मिनट दे दीजिएगा, एक जी, मिनट। जी, 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 उसी बोलें। उसी आइन को इन्होंने आज आज गवर्नमेंट ने पार्लियामान का शेल्टर लेकर, सही, पार्लियामान का शेल्टर लेकर, पार्लियामान की शील्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। सही, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ पे कभी, मुझे अच्छे इदारों में पढ़ने का मौका मिला, अच्छे सही, असातिज़ा के जूते उठाने के सीधे सही, करने का मौका मिला, सही, मैंने कभी नहीं देखा कि जजेस को इस तरह से डिस्कस किया जाए कि सही, मुख्तलिफ जो खवातीन तहरीक इंसाफ के जलसों में है, उन बच्चियों की तस्वीर, हमारी बहनें हैं, बच्ची हैं, उनकी तस्वीर को जोड़ दिया जाए जज साहबान सही। की फैमिलीज के साथ, चले और जज साहबान के नदीम साहब, हवाले से बाकायदा फिजिकल असॉल्ट के वाकयात को प्रमोट किया जाए। मतलब इन्होंने उस पार्लियामान को, जो कानून साज है, और उस इदारे को जिसने उस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, उसकी उसकी तशरीह करनी है, चलें, दोनों को सिर्फ चंद चंद माह के इक़्तिदार के लिए। ठीक भाई है। मई में इंतखाब नहीं होंगे तो अक्टूबर में हो जाएंगे। ये कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे? एक सवाल अली गौर भरोसा मुझे जवाब दे दें। अच्छा, यार, ब्रेक के पार्लियामान बाद इतनी ब्रेक मुकद्दस ब्रेक और एक मुकद्दस है। छोटी सी ब्रेक नदीम कुरैशी साहब मैंने लेनी है। ब्रेक के बाद बिल्कुल आपके सवाल का जवाब अली गौर बलोच से भी लेंगे और हैदर वहीद से भी लेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद मेरा इरादा था कि मैं हैदर वहीद साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन नदीम कुरैशी साहब ने एक सवाल छोड़ा है और सवाल अली गौर बलोच साहब के हवाले से। अली गौर साहब, नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन होगा, तो भी आप लोगों के पास क्या यकीन दहानी है कि आप लोग आवाम से वोट हासिल कर सकेंगे? देखिए, वोट वाला मामला तो बेहतर है कि कुरैशी साहब किसी गलत फहमी का शिकार होने के बजाय मेरे भाई हैं, वो आवाम पर ही रहने दे। सही, ये जो फैसला 8 अक्टूबर को होना है, उसको मतलब है कि ये वो क्या कहते हैं कि झूठ फूट के खोल में लपेट के आज ही और एडवांस में ये पीटीआई वाले जिस तरह सुनाते हैं, उस तरह सुनाने की ज़रूरत नहीं है। कुरैशी साहब को तो मेरा बड़ा सिंपल जवाब ये है कि ये कहते हैं कि अवाम बड़ी हमारे साथ है। कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। कुरैशी साहब से मैं इनके हल्के की आवाम को पूछता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के इलेक्शन में आवाम किधर चली गई थी? रोज़ा रख लिया था उस दिन आवाम ने, छुट्टी पे चली गई थी, क्या खा लिया था? या उस दिन आवाम ने कोई आपने कुरैशी साहब भांग शंग पिला दी किसी आवाम के लोगों को? भी खुदा का खौफ करें, आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है जिस खुशफहमी का आप शिकार हैं। हालात वो नहीं होंगे, इमरान खान हर सीट पे आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। जब आपको एज ए कैंडिडेट कुरैशी साहब जाना पड़ेगा, तो फिर हालात मेरे भाई मादरत के साथ वो नहीं होंगे जो आप समझ के बैठे हुए हैं। दूसरी मैं ये गुजारिश करता हूँ, किस आइन में लिखा हुआ है कि कोई एक बंदा अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और अपनी सियासी चाल की वजह से 200 सूबाई असम्बलियाँ तोड़वा दे? इमरान अहमद न्याजी साहब ने कहा है। किस आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो हैं वो मतलब है कि वो निगरान हुकूमतों के नीचे नहीं होंगे? निगरान हुकूमतों के अलावा इलेक्शन हो ही नहीं सकते, आइन में लिखा हुआ ही नहीं है। सही। और दूसरी बात यह है कि आइन की तशरीह जो है वो 4 जजेस ने जो 3-4 के साथ फैसला आया, 4 जजेस की जजमेंट्स पढ़े, वो मैंने नहीं कहा, वो रिंद साहब ने नहीं कहा, वो कुरैशी साहब आपने नहीं कहा, वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजेस। और मादरत के साथ अब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जूनियर जजेस जो हैं
मुझे तो लग रहा है कि वो भी दिन करीब आने वाला है। जूनियर जजेस भी तो आप लोगों ने लगाए जनाब। मुअज़्ज़िज़ जूनियर अब आज आप जजेस, मुझे एतराफ़ात लग रहा करते है फिर कि रहे हैं। ये भी काम जो है ना अब मतलब है कि दोबारा किसी अदालत में जाएगा सही। और ये चीज़ें आप लोग कोई रिवर्स भी तैयारी कर रहे होंगी। हैं क्या? ये चीज़ें मुझे रिवर्स होती, जो चूँकि जिस तरह से अब सूरत हाल आइन के साथ हमारे जजेस ने टकराव शुरू कर दिया है, इसम्बली की मतलब सुपरमेसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, कानून साज एक इदारे को वो ताला लगाने के दर पर नदीम है। कुरैशी साहब तो को भी मैं ऐड करने की समझता हूँ इजाजत कि दें। ये तो फिर मामला बड़े गंभीर है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन मज़मूम अज़ाइम को उम्मीद तो है कि वो पाकिस्तान सलामत रहेगा और पाकिस्तान का आइन और कानून। हम सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी पे यकीन रखते ठीक है। हैं। हमने तो जो कानून बनाए आला अदलिया के जजेस को ज्यादा बाख्तियार किया है, सही, उनकी मदद की है। सही। कोई उधर ये तो नहीं लिखा कि वजीर आजम कल से सुप्रीम कोर्ट का जज के चार्ज संभाल लेगा सही। या को हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे किसी को जज की। हमने तो कानून बनाया कि उनको इख्तियार दिए। चलें अब जरा उनसे जी जरूर। नदीम कुरैशी साहब, जो सबसे अहम बात उन्होंने, हैदर वहीद साहब, अच्छा हम नदीम कुरैशी साहब के पास जाते हैं, लेकिन हैदर वहीद साहब से अगर एक सवाल करूं, हैदर साहब, पॉलिटिकल नैरेटिव्स अपनी जगह पे, लेकिन जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं उसमें एक चीज़ जो हमें सामने नज़र आ रही है, ये जो हुकूमत अपोजिशन की लड़ाई शुरू हुई थी वो अब अदलिया पार्लिमान पे चली गई है। सियासी लोग अपनी लॉन्ड्री को खुद साफ करके मसले को हल कर लेंगे या तसादुम के नतीजे में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो सियासी लोग हैं वो बातचीत ही नहीं कर पा रहे कि वो कुछ हल कर पाए, और उनके स्टांसेस बहुत एक्सट्रीम हैं। और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बेसिकली एक कब्र है और दो लोग हैं, तख्त है या तख्ता है, पीएम हाउस है या एग्जाइल और जेल है। तो इन एक्सट्रीम्स के साथ तो फिर सोल्यूशन नहीं निकलता, फिर तो एलिमिनेट अगले को करने की तरफ ही कोई जाता है, और फिर उसमें कोई जमहूरियत, कवानीन और आइन और कोई चीज़ आड़े नहीं आता। और यही प्रॉब्लम है कि ये दुश्मनी में बदल चुकी है। ये अब एक सियासी इख्तिलाफ नहीं रहा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच जो है, ये मेरे ख्याल से तो अब क्योंकि फैसला दे चुकी है, तो इसके लिए पीछे हटना तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इससे फिर ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का जो बहुत ही अहम तरीन आईनी उमूर हैं जमहूरियत के हवाले से, यानी इलेक्शंस का इनेकाद, उसके हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस फ्लाउट होते हैं, तो जाहिर है कि एक सुप्रीम कोर्ट की साख को भी और इन 3 जजेस की खासकर साख को भी उससे फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि वो बैक डाउन करने वाले हैं। और पार्लियामान की जहाँ तक बात है, पार्लियामान तो देखें एक मजमुआ है, और उनके बैक डाउन करने की बात से ज्यादा ये एक्चुअली बात है गवर्नमेंट की, पीएम की, क्योंकि स्टेक्स जो हैं यहाँ पे उसके होंगे जो डिस्क्वालीफाई होगा। सही। जिसके स्टेक्स वो तो साथ खड़ा रहेगा। पीएम साहब जो है वो प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के, उनके बेटे भी सियासत में हैं। अगर वो डिस्क्वालीफाई 5 साल के लिए हो जाते हैं तो यह मुमकिन है कि उनकी सियासत को इरेपरेबल नुकसान हो सकता है। तो शायद वो इन मामला का भी सोचें। तो मेरे ख्याल से अगर कोई यहाँ बैकआउट होता मुझे नजर आ रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सही। लेकिन एक सवाल ऐड करना चाहूंगा जी, मैं ये बस बता दूं कि इन सारी चीजों के बीच में एक जैक है, और वो जैक जो है वो कहाँ और किस तरह लग जाए, वो न्यूट्रल जो है वो तो कभी भी नहीं होता है, आई थिंक। तो ये भी देखना होगा कि वो किस हद तक इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, और कब जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो अगर हल्की कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वहां पे बात जाके एवेंचुअली डिसाइड होगी। हैदर वहीद साहब, आपने एक जैक का जिक्र किया, मेरा जो सवाल था वो यही था जो मेरे जहन में था, या पिछले अगर हम 24 घंटों की अपनी सोशल मीडिया और जो ओपिनियन मेकिंग की जो टाइमलाइंस देखते हैं हमारे सामने आती हैं, कल जो मुलाकात हुई है, 3 रुकनी बेंच भी वहाँ मौजूद था और हसास इदारों के 3 अहम जिम्मेदारान भी मौजूद थे, हुकूमत की तरफ से अटार्नी जनरल और सेक्रेटरी डिफेंस भी मौजूद थे। इस मुलाकात के असरात क्या हो सकते हैं, क्या देखते हैं आप इस सूरत हाल पर? देखिए, बज़ाहिर तो 17 तारीख को सिक्योरिटी मामलात के हवाले से ब्रीफिंग और रिपोर्ट देनी थी, वो तो उन्होंने दे दी है। 3 घंटे बताया जाता है इसमें लगे हैं, तो जाहिर है कि फिर रिपोर्ट के हवाले से सवाल जवाब और डिस्कशंस हुई हैं। कोशिश ज़रूर की गई होगी कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जो अफवाज पाकिस्तान को भी, एजेंसीज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हवाले से जो है वो एक्सेप्टेबल हो। लेकिन प्रॉबली अब होगा ये कि ये रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें जो है ये कोर्ट में अब पुटअप की जाएंगी, और इस पस मंजर से में जो कल तय किया गया होगा या एटलीस्ट डिस्कस किया गया होगा,
अब बात आगे कोर्ट में इस हवाले से शायद चले या इन चेंबर हियरिंग में कि अगर तो फौज नहीं भी दे सकती सिक्योरिटी, तो हो सकता है कि ये नेवी या अल्टरनेटिव पे जाया जाए। ये भी हो सकता है। ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, आपने अली गौहर बलोच साहब की भी बात सुनी और हैदर वहीद साहब की भी बात सुनी, लेकिन अली गौहर ने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया कि अगला इलेक्शन हर सीट पे इमरान खान ने तो नहीं लड़ना। तो ये जो पॉपुलैरिटी का नैरेटिव है, ये तो खान साहब का है। क्या पीटीआई के जो अपने उम्मीदवार होंगे उनको भी इतना ही सपोर्ट मिलेगी? देखिए रिंद साहब, ये तो बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर ले, इसका इलाज ना आपके पास है ना मेरे पास है। सही यार कोई तो वजह है कि ये 14 जमाती इत्तेहाद जो आज हुकूमत में है, फेडरल गवर्नमेंट इनकी है, सूबों में गवर्नमेंट इनकी है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स इनके बगल बच्चे का किरदार अदा कर रही हैं, और ये इंतखाबात से ऐसे भाग रहे हैं जैसे सर्दी में एक बच्चा ठंडे पानी से भागता है, सही जैसे चोर जो है वो जो सिपाही से भागता है, जैसे आज की इंपोर्टेड सरकार इंतखाबात से भागती है। कोई तो सही वजह ऐसी होगी। सही दूसरा मैं गुजारिश कर दूं, एक बड़ा अहम नुक्ता, मैं हैदर वहीद साहब को रोज सुनता हूँ, इन तरह के ये लोग वो हैं जो अपने मुतदल तजिए से पूरी कौम को एक उम्मीद का पैगाम भी देते हैं। बिल्कुल। एक चीज मेरे तमाम दोस्त जो जितने भी थिंक टैंक से नजरअंदाज कर रहे हैं, 3 चीजें हो रही हैं विद इन द कंट्री। पाकिस्तान के 2 इदारों की साख तबाह कर दी गई है, पार्लियामान की और सुप्रीम कोर्ट की। और इंटरनेशनली क्या पैगाम दिया जा रहा है, हम वो मुल्क नहीं है कि हमारे पास अपने एक सूबे में इंतखाबात करवाने के लिए सिक्योरिटी हो। मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि वी आर द इवन फॉर टेररिस्ट, हम जन्नत है उन लोगों के लिए जो यहाँ जो दिल चाहे कर ले। दूसरा, हम दुनिया को बता रहे हैं हमारे पास 21 अरब रुपया भी नहीं है, कोई इन्वेस्टर यहाँ पाकिस्तान में ना आए बिजनेस करने, हम टेक्निकली हम डिफॉल्ट कर गए, हम इस काबिल भी नहीं है। तीसरी बात, 53 अरब रुपए की सब्सिडी देकर आटा तकसीम किया गया पूरे पाकिस्तान में, एक शो किया गया। ये हिस्ट्री में दुनिया में किसी मुल्क में, एथियोपिया में जहां कैद पड़ा था वहां भी ये रवैया नहीं था जो इस मुल्क में हुआ कि वजीर आजम बाई एयर जा रहे हैं करोड़ों रुपए का फ्यूल लगा के आटे के थैले तकसीम करने। मुझे अली गौर बला साहब रहनुमाई करें, पार्लियामान में कब डिबेट हुई है 53 अरब रुपए की सब्सिडी पे? कोई एक डिबेट बता दें इस सस्ती आटा स्कीम पे। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब को ये शौक था कि वो अपनी जात की प्रोजेक्शन करने के लिए, फिर अली गौर से जवाब लेने की इजाजत देंगे? नहीं, एक जरा पूछ ले, ये ना छुपे इस पार्लियामान के पीछे, ये ना जजेस साहबान के बारे में। अभी जो मेरे भाई अली गौर बलोच साहब ने गुफ्तगू की, मतलब इन्होंने जजेस के हवाले से जिस तरह से एग्जांपल्स ये दे रहे हैं, मैं नहीं देना चाहता मिसाल, मैं कभी नहीं चाहूंगा अली गौर बलोच जैसा एक सॉफ्ट पॉलिटिकल वर्कर टारगेट बन जाए, क्योंकि ये सियासी जमातें जो आज की हुकूमती जमातें हैं ये डायन है, ये बच्चे खाती हैं, ये इस मुल्क के निजाम को खाना चाहती हैं। इनका टारगेट पाकिस्तान के मासूम लोग हैं। 42 रुकनी करारदाद पर किसी मिनिस्टर के साइन नहीं थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नदीम कुरैशी साहब सिर्फ 1 मिनट आपको यहाँ रोकूंगा। क्लोजिंग इस सेगमेंट की अगर हम अपनी करने जाएंगे तो उससे पहले अली गौर बलोच साहब, जितनी गुफ्तगू हैदर वहीद साहब ने की और जितनी नदीम कुरैशी साहब ने की, आप लोगों के पास अगर 14 मई को आपको पंजाब में इलेक्शन में जाना पड़ा तो आप लोग बाइकआउट करेंगे या इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, 14 मई को तो इलेक्शन नहीं होंगे, बाइकआउट की नौबत नहीं आएगी। सही कि 14 मई को होने ही नहीं जा रहे। सही। और दूसरी बात यह है उसके नताइज नहीं, उसके नताइज कोई नहीं है। 8 कोई असम्बली, कौमी असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा है कि इलेक्शन जो है वो दोनों एक वक्त में होंगे। और दूसरी बात है निगरान। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब मुझे कहीं दिखा दे कि निगरान हुकूमतों के अलावा इलेक्शनों का कहाँ जिक्र है? निगरान हुकूमतों के अलावा कहाँ जिक्र है? मुझे ये बताएं। मुझे मेरी गुजारिश सुने ना, आप बोलते रहे, मैंने बात नहीं की, आखिर मिनट पे सुन ले 1 सेकंड के लिए। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, निगरान हुकूमतें कायम होंगी, निगरान हुकूमतों के नीचे इलेक्शन होंगे। 18th अमेंडमेंट के बाद निगरान हुकूमत का जिक्र ठीक है, निगरान हुकूमतों के अलावा इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा तो आप पढ़ के देख लें। अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो उन इलेक्शन को भी चैलेंज कर दिया जाएगा जो पार्टी हारेगी। और दूसरी बात बताएं, ऊपर मरकज में हमारी हुकूमत है, नीचे सूबों में करवाएंगे। हम जीत गए तो आपने नहीं मानना, आपने फिर कहना कि धांधली होगी, फिर आपने 5
5 साल रोते रहना है। तो लिहाजा कुरैशी साहब 2-3 महीने सब्र करें, ये घोड़े का मैदान, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, आप पाकिस्तान के कानून और आइन से भाग रहे हैं। आप अदालतों के कंधों के ऊपर बैठकर बंदूकें मत दिखाएं हमें। अली गौहर बलोच साहब, मैं चाहूंगा कि हैदर वहीद साहब को इसमें ऐड कर लूं। हैदर साहब, जो 2 नुकात मेरे सामने आते हैं, एक 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमें आपको सबको मानना है। 18th अमेंडमेंट के बाद बताया यह जाता है कि निगरान हुकूमतों का जिक्र मौजूद है आम इंतखाबात के मामले पे। आपको नहीं लगता कि सियासतदानों को भी बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार फिर रिव्यू करने की जरूरत है? नहीं, देखें, ये बहुत सादा सी बात है, ये तो कॉम्प्लिकेट की जाए, इसमें कोई ऐसी अभाम है ही नहीं। तीनों चीजें होनी है, ये बात ज़हन में रखें। इलेक्शन 90 दिन में भी होने, नॉट लेटर देन 90। सही। साफ शफाफ भी होने, ये नहीं है कि 90 दिन में आपने कोई ऐसे तैसे इलेक्शन करा देने हैं। साफ शफाफ भी होने हैं, लेकिन 90 दिन में ही होने हैं, और केयरटेकर गवर्नमेंट के अंडर ही होने, बिल्कुल होने हैं। सही। लेकिन जब ये तीनों चीजें होनी है, ये नहीं है कि एक होनी है और तीनों साथ नहीं हो सकती। तीनों साथ इस तरह होंगी कि आप 90 दिन के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन अभी करवाएं, और उसके बाद जब एक केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट होगी तो जो सारा अमला मावनत करेगा ईसीपी के लिए पंजाब और केपीके में नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए, वो सारा अमला इंतजामिया केयरटेकर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आएगी। वो एक इलेक्टेड पंजाब या केपी के गवर्नमेंट के अंडर नहीं हो सकती। इलेक्शन करवाने का अमला केयरटेकर के अंडर ही होगा। सही। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीजें साथ नहीं हो सकती। ये तीनों चीजें ना सिर्फ साथ हो सकती हैं, होना ही साथ है। एक भी चीज इसमें से माइनस नहीं हो सकती। इलेक्शन 90 दिन में होना। हैदर वहीद साहब, एक आईनी और कानूनी नुक्ता और भी है जो सियासतदान हमें सेल आउट कर रहे होते हैं। आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, आपके सामने रखते हैं। अब पंजाब में 90 दिन गुजर गए, तो 90 दिन गुजरने के बाद अभी तक वहां निगरान हुकूमत कायम है, तो आईनी और कानूनी पोजीशन फिर कहां जाती है? देखें, वैसे तो नॉट लेटर देन 90 डेज लिखा है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के तहत डेट आगे की गई है, तो उसको हम करीब तर 290 समझेंगे। और जाहिर है केयरटेकर हुकूमत जो है, वो निगरान हुकूमत जो है, वो इस मुद्दत के लिए ही होती है। तो लिहाजा यही समझा जाएगा कि जब तक इलेक्शन नहीं होते तो केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो ये रहेगी। और अगर बहुत अभाम है भी तो एक दरखास्त लगा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इनको एक्सटेंड कर देगी जब तक इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि मतन और मकसद स्पिरिट यही है कि केयरटेकर गवर्नमेंट जब तक हो, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। 90 दिन का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो पूरा करना लाजमी है, उससे कोई अनराफ जो है वो उसकी इजाजत नहीं है। हाँ, कोर्ट के ऑर्डर के तहत अब वो आगे कर दी गई है डेट, लेकिन उसे करीब तक 290 रखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अब क्योंकि आगे हो गई है तो 2 साल आगे कर देते हैं, 10 साल आगे कर देते हैं। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखें, इमरान खान की तबीयत का कोई अगर आ गया तो वो 10 साल पर इलेक्शन कराएगा नहीं। वो फिर आपको हर दफा यही कह कि भाई नहीं है पैसे, ये ईसीपी का बंदा तो कोई भी अपना लगा देगा वो, और वो आके कह देगा कि भाई नहीं, सॉरी, नहीं है पैसे, फिर आप 10 साल बैठ जाइए। इस वक्त लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आते हैं तो कश्मीर में वजीर आजम का इंतखाब भी एक अहम मसला बना हुआ है, उसमें क्या सूरत हाल है उस पर आपको अपडेट करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कश्मीर में वजीर आजम का इंतखाब अभी तक नहीं हो सका है, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जो वजीर आजम के इंतखाबात हैं उसमें ताख़ीर पर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी पार्टी पोजीशन अगर हम देखते हैं तो 30 अराकीन है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तकरीबन 12, 32 हैं इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 12 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 7, एक टोटल 53 का हाउस है। 27 के करीब वोट या 28 के करीब वोट चाहिए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इस हाउस में। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कोई भी जमात अपने वज़ीर आला का माजरत चाहता हूँ, दोबारा वज़ीर आला कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो उम्मीदवार है वो फाइनल नहीं कर पा रही है। अहमद बिलाल महबूब साहब चूँकि इलेक्शंस और इन तमाम मामलात को देखते हैं, उनसे ज़रा इस पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि कौमी सियासत में जो कुछ हो रहा है, और आज जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में तमाम रिपोर्ट्स जमा हो चुकी हैं, अहमद साहब आपके ख्याल में अक्टूबर या मई मुल्क में इंतखाबात कब देख रहे हैं? फिर इसके बाद हम ज़रा कश्मीर पर बात करेंगे। देखिए, मेरे ख्याल तो मेरी ख्वाहिश भी ये है कि ये इंतखाबात जब भी हों ये चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इकट्ठे हों। सही।
और क्योंकि उसके ना होने की सूरत में कुछ ऐसी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी, और वो पेचीदगियां सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं होंगी, वो फिर अब हर 5 साल के बाद रिपीट होती रहेंगी। सही। तो उस नुक्ता नज़र से मेरे ख्याल में सियासी जमातें अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो मई और अक्टूबर के दरमियान की कोई तारीख हो सकती है, ठीक है। सितंबर हो सकती है, अगस्त हो सकती है, वो मेरे ख्याल है इनके मिल के ही तय करना पड़ेगा। सही। उसके अलावा कोई फैसला हो नहीं पाता। मतलब आप समझते हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट? जी, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगी ना। सही। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं चल सकती। सही। सियासी जमातों में फ्लेक्सिबिलिटी है, और फिर वो उसको भी सुप्रीम कोर्ट से उनको किसी हद तक फिर भी सैंक्शन चाहिए होगी। सही। लेकिन वो फैसला सियासी जमातों का अगर हो जाए तो बेहतर फिर होगा। शायद सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें अलाउ करेगा कि आप फिर इंतखाबात के बाद जो असेंबली आ जाए तो उससे फिर रीवैलिडेट करवा लें इस ताखीर। अच्छा अहमद साहब, इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, मुल्क में इलेक्शंस का मामला गंभीर हुआ है। कश्मीर में वजीर आजम के इंतखाब का मामला, असेंबली का सेशन इन सेशन है, उसके बावजूद 4 दिन से मुलतवी हो रहा है। अब ये मामला हाई कोर्ट जा चुका है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में जो कुछ हो रहा है, वहाँ 63A एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन रहे हैं, वजीर आजम का उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही पॉलिटिकल पार्टीज। क्या देखते हैं सूरत हाल को? जी आप देखें, ये बात यह है कि हमारे यहाँ एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ी मजबूत गिरफ्त होती थी ऐसे मामलात पे। सही। तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखरती नहीं थी। सही। अब मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे उन्होंने ऐलान किया था तो वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहे ज़्यादा पॉलिटिकल मामलात में। सही। तो वहाँ पे अब लोग अपनी अपनी राय को असर्ट कर रहे हैं। सही। तो ऐसे में पार्टियां अपना डिसिप्लिन उसी सूरत में बरकरार रख सकती हैं कि पार्टियां अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाएं। जैसे आज़ाद में पीटीआई है तो उसके अंदर जमहूरियत हो, उसके ऊपर फैसले यहाँ से ठोंसे ना जाए। तो चूंकि अब वहाँ पे लोगों को बहुत से इख्तलाफात है और शिकायत है अपनी पार्टी की आदत से, तो वो फिर उसके अंदर एक बगावत किसी कैफियत हो गई है। तो यही हालात बाकी पार्टियों के अंदर भी हैं कमोबेश। तो इसलिए आजकल वज़रा शिकस्त और रीख्त के कैफियत से गुजर रहे हैं, लेकिन सेटल डाउन हो जाएंगे, कुछ आदत पड़ जाएगी इनको आज़ादी की। सही। आपके ख्याल में जो आपने बात की इस्टेब्लिशमेंट के इन्वॉल्वमेंट की माजी में, तो आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपना ए पॉलिटिकल रोल है उसको जाहिर करके एक्सपोज नहीं किया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, चाहे इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करता हो या मुजफ्फराबाद में? नहीं, इसने कोई एक्सपोज नहीं किया। ये जब भी कभी इस्टेब्लिशमेंट इससे बाहर निकलती तो उसके नतीजे में जो हमारी सियासत में खराबियां रूनुमा हो चुकी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के 70 साल के मुसलसल इंटरफेरेंस की वजह से वो खुल के सामने आ जाती। जब भी ऐसे होगा ये सामने आ जाएगा। सही। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई गलती की है। उन्होंने जो किया है ठीक किया है, अब उस पर कायम रहें और कोई इंटरफेरेंस ना करें, तो ये लोग सीख जाएंगे कुछ अरसे के बाद। 2 साल खराबी रहेगी, फिर ठीक हो जाएगा मामला। सही। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इंतखाब कब होगा, ये सवालिया निशान अब भी आज तक मौजूद है, और शाराए दस्तूर पर जो सूरत हाल है वो भी बदस्तूर बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट अब अगला हुक्म क्या देगी, उसके बाद का मंजरनामा शाराए दस्तूर का क्या होगा, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।